हेलो स्टूडेंट। आज हम बी सिक्स सेमेस्टर के पेपर को ENG 306 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। तो चलिए हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएम कोल्ड कमेंट थिंग्स लाइक दीज आई हैव नो टाइम फॉर। सो ये जो पोएम कोल्ड है इसे लिखा था जूडिथ राइट ने और ये अपार्थाइड रिजिम पे बेस्ड है। इसमें जो ये लाइन है थिंग्स लाइक दीज आई हैव नो टाइम फॉर, ये लाइन जो है आकर किया गया है वार्डर के द्वारा, क्योंकि इस लाइन में जो साउथ अफ्रीका के कॉलोनाइजर्स हैं वो प्रिजन में हैं, जेल में हैं, और उनके डिह्यूमनाइज्ड कंडीशन को इसमें दिखाया गया है और वार्डर उन पे कमेंट करता है कि थिंग्स लाइक दीज आई हैव नो टाइम फॉर। सो थिंग्स लाइक दीज उन प्रिजनर के लिए यूज हुआ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी द वार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम इफ यू फॉरगेट मी व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लव। सो ये जो पोएम है इफ यू फॉरगेट मी, इसे लिखा है पेब्लो नेरुदा ने और इसमें ये अपना ओपिनियन देते हैं कि लव जो है वो रेसिप्रोसिटी होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होना चाहिए लव में। इनके कहने का मतलब ये है, ये अपने बिलेवेड से, इसमें एक लवर अपने बिलेवेड से ये कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगी तो मैं भी तुमसे करूँगा, यानी कि रेसिप्रोकेटिव नेचर का होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेसिप्रोसिटी। Next question, what does Margaret Atwood refer to in the lines from the poem Spelling, her mouth covered by leather to strangle words। So ये मार्गरेट एटवुड का पोएम स्पेलिंग से लिया गया है। ये लाइन मार्गरेट एटवुड जो है ओरिजिनली कैनेडियन राइटर है और ये फीमेल के एक्सप्लॉयटेशन पे, फीमेल के ऑपरेशंस पे ज़्यादा लिखती हैं, फीमेल के कंडीशन पे ज़्यादा लिखती है। और इसमें ये पूछा गया कि हर माउथ कवर्ड बाई लेदर टू स्ट्रेंगल वर्ड्स। इस लाइन का मतलब इसमें जो मीनिंग होगा उसका मतलब होगा वुमन नॉट अलाउड टू स्पीक, मतलब कि उनके माउथ को कवर कर दिया जाता है कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के सामने बोल न सके। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वुमन नॉट अलाउड टू स्पीक। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम कोल्ड सिंबॉलिकली एड्रेस द इशू ऑफ। इसमें ऑप्शंस हैं पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्रेसिव नेचर ऑफ अपार्थाइड, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड रिलीजियस फेथ। सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो कोड है ये जूडिथ राइट ने लिखा है और ये बेस्ड है अपार्थाइड रिजिम पे, ऑप्रेसिव नेचर ऑफ अपार्थाइड पे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which poetic device is mostly used in the poem if you forget me। so इसमें पूछा है कि if you forget me जो पेब्लो नेरुदा का लिखा हुआ पोएम है उसमें मोस्टली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सो इसमें मोस्टली जो है मेटाफर जो है यूज हुआ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पोएम में मेटाफर के थ्रू जो लवर है वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है अपने लव को जो है कंपेयर करता है, डायरेक्ट कंपेयर करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गरेट आटवुड इज एन डैश पोएट। सो इसमें पूछा है कि मार्गरेट आटवुड कहाँ की लेखिका हैं। तो मार्गरेट आटवुड एक कैनेडियन राइटर हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम स्पेलिंग आटवुड एम्फेसाइज, इसके ऑप्शन है द रोल ऑफ वुमन एज नर्चर्स, नेचर एंड नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ वर्ड्स। तो मार्गरेट आटवुड के का जो ये पोएम है स्पेलिंग, इसमें जो है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ वर्ड्स को जो है डिस्कस किया गया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does Atwood portray the role of woman in the poem Spelling। इसमें पूछ रहा है कि how does Atwood portray the role of woman in the poem Spelling। इसमें ऑप्शन है as nurturers, as warriors,
एज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस एंड एज डोसाइल एंड पैसिव फिगर। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मार्गरेट अटवुड ने वुमेन का कैसा रोल जो है इसमें दिखाया है कि वुमेन क्या करती है सोसाइटी में। तो इसमें जो वुमेन का रोल है एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस के तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडिथ राइट इज अ वेल नोन डैश पोइट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जूडिथ राइट जो है वो किस कंट्री के राइटर हैं। तो जूडिथ राइट जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन वी द लास्ट कंपनी फ्रॉम द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ये फ्रेज है वी द लास्ट कंपनी। तो यहाँ वी जो स्वयं को है वो लास्ट कंपनी की तरह जो है एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो मेटाफोर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नाइट सिंबलाइज इन द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स। सो द कंपनी ऑफ लवर्स में जो नाइट है वो सिंबलाइज करता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को। समटाइम इसे कह सकते हैं डेथ और एंड ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे जो है कि नाइट वो कंडीशन है जब ये लोग आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं। बट अगर इवेंचुअली इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग हो डेथ और द एंड ऑफ लाइफ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंपनी ऑफ लवर्स द कंपेनियनशिप हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ। इसके ऑप्शन हैं लॉन्ग लास्टिंग लव, ब्रीफ हैप्पीनेस, स्टेबल लव या एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर बी, ब्रीफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज डिस्कस बाय फैनन मैनोनी एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस ऑफ द पीपल। सो इसमें ये पूछ रहा है कि जो मैनोनी है, जो फ्रेंच फैनन अपने ऐसे मैनोनी को मेंशन किए हैं, वो अनकॉन्शियस वर्ड जो यूज करते हैं वहाँ वो कहाँ के लोगों के लिए जो है अनकॉन्शियस वर्ड यूज किए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलागासी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैनन डिस्क्राइब द कॉलोनाइज्ड डिजायर टू स्पीक द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज एज ए सिम्टम ऑफ। तो फैनन के अनुसार जो कॉलोनाइज्ड होते हैं वो कॉलोनाइजर्स का लैंग्वेज किस कारण जो है यूज करते हैं, कैसे उनके अंदर ये क्वालिटी आती है। तो ये क्वालिटी आती है डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फैनन इज द रूट काज ऑफ डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स। तो डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स का रूट काज जो है वो है कॉलोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएम बाय। सो ये जो टाइटल है थिंग फॉल अपार्ट ये लिया गया है W.B. यीट्स के पोएम द सेकेंड कमिंग से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W.B. यीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ओकोंक्वो इन थिंग्स फॉल अपार्ट एक्साइल्ड टू हिज मदर्स होम विलेज। इसमें पूछा है ओकोंक्वो को जो है उसके खुद के गांव से क्यों निकाल दिया गया। तो उसको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो अपने ही क्लैन के एक मेंबर का जो है मर्डर कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर किलिंग अ क्लास मैन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओकोंक्वो डेथ बाय हैंगिंग सिंबलाइज इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ओकोंक्वो जो खुद सुसाइड करके मरता है वो क्या सिंबलाइज करता है। तो इसमें जो बाय हैंगिंग द डेथ ऑफ ओकोंक्वो इज सिंबलाइज द ट्रायम्फ ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैंड एंड द ज्वेल हाउ डिड बरोका स्टॉप द बिल्डिंग ऑफ ट्रैक। सो इस नोवेल में बरोका जो है वो अपने गांव से रेलवे ट्रैक को नहीं गुजरने देता है और इसके लिए वो एक लेटर लिखता है गवर्नमेंट को, एक एंग्री लेटर लिखता है जिसके कारण उसके गांव से जो है रेलवे ट्रैक नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा
he wrote an angry letter to the government. So correct option number B. Next question, in The Lion and the Jewel, why does Sidi decide to visit Baroka's place? So इन द लायन एंड द ज्वेल में सीधी जो है जब ये जानती है कि बरोका जो है वो अपना मैनहुड जो है लॉस कर चुका है तो काफ़ी खुश होती है और उसे सांत्वना देने के लिए जो है वो डिसाइड करती है कि वो बरोका से मिलेगी. सो इसमें ऑप्शन है टू कंसोल हिम, टू वार्म हिम, टू लेंथ एट हिम, टू मैरी हिम. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा टू कंसोल हिम. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कंसोल हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थिंग्स फॉल अपार्ट ओकोंको बिलोंग टू विच ट्राइब? सो इन थिंग फॉल्स अपार्ट में ओकोंको जो है वो इग्बो कम्युनिटी से बिलोंग करता है. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम डज चिनुआ अचेबे बोरो द टाइटल ऑफ हिज नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट? सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये जो टाइटल बोरो किया गया है वो W.B. येट्स के पोएम द सेकेंड कमिंग से लिया गया है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट? सो इसमें थिंग्स फॉल अपार्ट ये सिग्निफाई करता है कि चीज़ें जो है एक तरह से प्रॉपर अरेंज्ड वे में न होकर डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, इतर बितर हो जा रहे हैं. सो इसका करेक्ट आंसर होगा द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्बो कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि इग्बो कल्चर जो है बिखर चुका है ड्यू टू द कोलोनाइजेशन ऑफ कोलोनाइज्ड. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कोलोनाइजर के कोलोनाइजेशन से जो है इनका कल्चर डिसइंटीग्रेट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थिंग्स फॉल अपार्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग बॉय दैट इज गिवन टू ओकोंकोस विलेज एज ए पार्ट ऑफ पीस सेटलमेंट? सो थिंग्स फॉल अपार्ट में दो गांव के बीच पीस सेटलमेंट करने के लिए ओकोंको को एज ए प्राइज के रूप में एक बॉय को दिया जाता है जिसका नाम है एक्मेफ्यूना. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्मेफ्यूना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यम इन थिंग्स फॉल अपार्ट? सो थिंग्स फॉल अपार्ट में जो यम है वो एक देवी है इग्बो कम्युनिटी की. उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस देवता का वो इस प्रकार से इसमें दिया गया है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ. सेकेंड ऑप्शन, इट प्रेजेंट द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इन इग्बो कल्चर. नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ की पार्ट ऑफ द न्यू यम फेस्टिवल. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. सो जो यम है वो इन सारे गुणों को जो है प्रदर्शित करता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थिंग्स फॉल अपार्ट why does Okonkwo not show any affection for Ekmefuna despite liking him? So things fall apart में Okonkwo जो है वो गांव में एक बहुत ही हाई पोजीशन होल्ड करता है ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट डिसीजन, कि वो कभी भी किसी के सामने जो है उसके अंदर काइंडनेस नहीं होगा और एक बिल्कुल मजबूती से एक मजबूत इंसान की तरह अपने आप को दिखाएगा. इसीलिए वो जिस बच्चे को लाइक करता है उसी को खुद ही उसको मार देता है. सो इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक्मेफ्यूना को वो क्यों मार देता है जबकि वो खुद उसे लाइक करता है. तो वो उसको इसलिए मार देता है जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ही डज नॉट वांट टू बी सीन एज वीक और फेमिनाइन. ही इज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हिज स्टेटस इन द क्लैन. ही बिलीव इट विल मेक एक्मेफ्यूना टू एरोगेंट, या ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशंस टूवर्ड एनिमल्स. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ही डज नॉट वांट टू बी सीन एज वीक और फेमिनाइन. सो ये अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपने आप को वीक न दिखाने के लिए उसको मार देता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थिंग्स फॉल अपार्ट व्हाट डज ओकोंको डू व्हेन हिज फेलो क्लैन मेंबर डू नॉट ज्वाइन हिम इन अपराइजिंग अगेंस्ट द कोर्ट मैसेंजर? सो इसमें ये पूछ रहा है कि ओकोंको क्या करता है जब उसके गांव वाले उसका साथ नहीं देते हैं अगेंस्ट द कोर्ट मैसेंजर्स. तो वो क्या करता है, इसमें ऑप्शन है ही किल्स देयर लीडर विथ हिज मैकेट, ही सरेंडर हिमसेल्फ टू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ही एक्सेप्ट डिफीट एंड एग्री टू फॉलो द कोर्ट मैसेंजर्स ऑर्डर,
या ही लीव द विलेज एंड गोज इनटू हाइडिंग। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही किल्स द लीडर विथ हिज मैचेट। वो खुद उसके लीडर्स को जो है मार देता है अपने मैचेट से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैचेट यहाँ पे जो दिया गया है ये एक टाइप का हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मार्गरेट अटवुड डिपिक्ट द रोल ऑफ वुमेन इन द पोएम स्पेलिंग। तो पोएम स्पेलिंग में मार्गरेट एटवुड जो है वो रोल ऑफ वुमन को दिखाए हैं एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएम स्पेलिंग सजेस्ट अबाउट लैंग्वेज एंड वुमेन। इसमें ऑप्शन है लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी वुमेन आर इनडिफरेंट टू लैंग्वेज, ऑप्शन सी लैंग्वेज इज टूल फॉर वुमेन्स लिबरेशन, या ऑप्शन डी लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। सो इसमें लैंग्वेज को जो है वो वुमेन से कंपेयर किया गया है और उसको दिखाया गया कि लैंग्वेज इज ए टूल फॉर वुमेन्स लिबरेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन आकर, अ चाइल्ड इज नॉट अ पोएम इज नॉट अ चाइल्ड। सो ये जो लाइन लिया गया है वो मार्गरेट अटवुड के पोएम स्पेलिंग से लिया गया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डेनिस ब्रूटस पोएम आर मेनली अगेंस्ट। सो डेनिस ब्रूटस का जो पोएम है वो अगेंस्ट है, ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशंस, कैपिटलिज्म, अपार्थाइड या नेशनलिज्म। सो इनका पोएम जो है वो अगेंस्ट है अपार्थाइड रिजीम के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question in which poem do these line occurs, still ourselves into fortitude or accept an image of ourselves numb with resigned acceptance। सो ये लाइन जो लिया गया है जूडिथ राइट के पोएम कोल्ड से लिया गया है और यहाँ पे प्रिजनर के जो है कंडीशंस को बताया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम द कंपनी ऑफ लवर इज। सो कंपनी ऑफ लवर का जो प्राइमरी थीम है उसमें जो है वॉर और इसके कंसिक्वेंसेस को दिखाया गया है, या फिर ऑप्शन सी में दे रहा है लव एंड सेपरेशन, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल इवेंट या नेचर एंड इट्स ब्यूटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लव एंड सेपरेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स। सो जो ये पोएम है द कंपनी ऑफ लवर्स ये वर्ल्ड वार सेकेंड पे बेस्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धि इज ए करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। सो सिद्धि जो है वो एक करेक्टर है द लायन एंड द ज्वेल्स में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लायन एंड द ज्वेल्स द टू करेक्टर दैट सिंबलाइज द लायन एंड द ज्वेल रिस्पेक्टिवली आर। सो इस प्ले में जो है लायन जो है वो बरोका के लिए यूज हुआ है और जो ज्वेल यूज हुआ है वो सीधी के लिए यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बरोका एंड सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर ट्रेड्स अप्लाइज टू लकुनले इन द लायन एंड द ज्वेल। इसमें पूछ रहा है कि लकुनले को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है, किस टाइप का करेक्टर है इन द प्ले द लायन एंड द ज्वेल्स। सो इसमें ऑप्शन है कॉमिक एंड एब्सर्ड, स्टूपिड एंड सिंपलिस्टिक, पॉम्पस एंड स्पॉन्टेनियस एंड डिसाइसिव एंड बोल्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पॉम्पस एंड स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अपने आप को बहुत शो ऑफ करता है इसलिए वो पॉम्पस है और वो अपनी बातों पे जो है उसको कंटिन्यू रिपीट करता है इसलिए स्पॉन्टेनियस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल थीम ऑफ द लायन एंड द ज्वेल इज। इसमें ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ कर्टशिप, इला ऑफ मॉडर्न टाइम्स, क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंड प्रॉब्लम ऑफ कॉलोनियलिज्म। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रॉब्लम ऑफ कॉर्टशिप। इसमें जो सेंट्रल थीम है वो है प्रॉब्लम ऑफ कॉर्टशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लायन एंड द ज्वेल व्हाट इज लकुनले प्रोफेशन। इसमें पूछ रहे कि लकुनले का प्रोफेशन क्या था इन द प्ले द लायन एंड द ज्वेल्स। तो इसमें इसका प्रोफेशन जो है वो एक जो है स्कूल टीचर है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
In The Lion and Jewel, who speak the following scenes? I am young and brimming he spent. I am the twinkle of jewel, but he is the hind quarter of a lion. So ये लाइन जो है वो इस प्ले में जो आकर करता है वो है इस प्ले के कैरेक्टर सीधी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले द लायन एंड द ज्वेल्स इज सेट इन विच विलेज. सो ये जो प्ले है वो सेट है इल्यूजिनले विलेज में. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Next question. According to Franz Fanon, the dependency complex lead to dash in the colonized individuals. So इसमें पूछ रहा है कि डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉलोनाइज इंडिविजुअल्स में कैसा जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है इवॉल्व करता है, कैसा कैरेक्टर जो है उसमें पैदा करता है. तो उनमें जो है एक सेल्फ हेट्रेड की भावना को जो है वो इवॉल्व करता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ द कॉलोनाइज्ड फ्रेंच फैनन डील्स विथ. सो इसमें ऑप्शन है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन. सो इस ऐसे द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ कॉलोनाइज्ड में जो है फ्रेंच फैनन डील्स करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन को. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैनन्स चैप्टर द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलोनाइज्ड बिगिन विथ द एन एपिग्राफ बाय. सो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एपिग्राफ से स्टार्ट होता है और वो एपिग्राफ दिया गया है जो वो दिया गया है ऑक्टेवा मोनोनी के द्वारा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 45, फैनन अर्ज ऑन द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स दैट डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स इज अ फॉर्म ऑफ. तो ये किस टाइप का फॉर्मेशन देता है, डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स है क्या? इसमें ऑप्शन है मेंटल इलनेस, कल्चरल एसिमिलेशन, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. इसमें पूछा है कि द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, मेंटल इलनेस है या कल्चरल एसिमिलेशन है या साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्क बाय भीष्म साहनी. तो उसमें पूछा कि भीष्म साहनी के द्वारा और कौन सा जो है इम्पोर्टेंट वर्क लिखा गया है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो भीष्म साहनी का कोई ये वर्क मेंशन है. सो हमारे सिलेबस में जो मेंशन है भीष्म साहनी का वर्क उसका नाम है अमृतसर आ गया. उनका अदर इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो है तमस, जो इस वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड ऑफ ओकोंको's स्टोरी इन थिंग्स फॉल अपार्ट. सो एंड में ओकोंको के साथ क्या होता है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. ही हैज़ टू लीव द विलेज, ही कमिट सुसाइड, ही बिकम एन पॉलिटिकल लीडर या ही कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ही कमिट सोसाइटी, सॉरी ही कमिट सुसाइड, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स फॉल अपार्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ द बिगिनिंग ऑफ. इसमें ऑप्शन है मॉडर्निज्म, ऑप्शन बी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ऑप्शन सी रोमांटिक रिवाइवल या ऑप्शन डी रियलिज्म. सो थिंग्स फॉल अपार्ट ये एसोसिएटेड है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विलेज चीफ इन द लायन एंड द ज्वेल. सो विलेज का जो चीफ होता है इस प्ले द लायन एंड द ज्वेल में वो है बरोका. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेनन व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ ब्लैक पीपल अडॉप्टिंग वाइल्ड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करते हैं कॉलोनाइज पीपल तो उसका कंसिक्वेंस क्या होता है. तो इसमें ऑप्शन है सोशल एसिमिलेशंस, कल्चरल इरेजर
या लॉस ऑफ आइडेंटिटी या लिबरेशन। सो जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो अपना जो है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस करने के बाद जो है उसका कंसिक्वेंस यही होता है कि वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रीवियस ईयर के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें से एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो तो रिपीट किया ही जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका केवल फॉर्मेट चेंज करके उसको फिर से उसमें मेंशन कर दिया जाता है। तो ऐसे ही और भी पेपर्स का सल्यूशन देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल से। थैंक यू। तो बने रहिए हमारे चैनल से, एंड आल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।